अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने 60 रोज़ के लिए ईरानियन तेल के ऊपर जो पाबंदियां थीं उनको मुअत्तल कर दिया और इसके साथ ही अब्बास अरागची साहब कहते हैं कि उनके जो फ्रोज़न एसेट्स थे उसका भी कुछ हिस्सा रिलीज़ कर दिया गया। कुछ बुनियादी शराइत थी, दोनों तरफ एक कदम एक ने बढ़ाना था ईरान ने, तो जवाब में एक कदम जो था अमेरिका ने आगे बढ़ना था। वो वाला रास्ता खुल गया अब आगे चलने का। टेक्निकल लेवल जो डिस्कशंस हैं उसके अंदर ईरान ने एक और चीज़ भी कमिट की है और वो ईरान के अंदर वो प्रोग्रेस होगी। IAEA के जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स हैं उनको JD वैंस कहते हैं कि ईरान अंदर आने की इजाज़त दे दी गई है। ये अमेरिका के लिए इस सारी जंग के बाद एक जो विनिंग ट्रॉफ़ी थी वो उनका एटमी प्रोग्राम था। ना तो हुर्मुज़ 28 फरवरी से पहले बंद थी, ना उनके मिसाइल प्रोग्राम पे कोई प्रोग्रेस हुई, ना किसी वो रजीम चेंज के नारे पे अमेरिका को कामयाबी मिली। कोई चीज़ वो हासिल नहीं कर पाए। लेकिन एक चीज़ जो ट्रंप अब चाहते थे कि उनको मिल जाए वो था कि एटमी प्रोग्राम के ऊपर ईरान कमिटमेंट दे कि वो एटमी हथियार हासिल करने का ना उसका इरादा अब है ना मुस्तकबिल में होगा। और ये चीज़ ईरान का जो ओवरऑल थाट प्रोसेस है उसके बहुत करीब है। एक आयतुल्ला साहब का फतवा मौजूद है शायद 2004 का, जिसमें उन्होंने एटमी हथियार बनाने के ख़िलाफ़ एक मजहबी तौर पर फतवा जारी कर रखा है। तो ईरान को इसके ऊपर कभी इतराज़ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि 28 फरवरी के अटैक से पहले जब ओमान में इनकी आपस में गुफ्तो शनीद जारी थी तो उसमें सिविल न्यूक्लियर यूज़ के हवाले से ईरान एग्रीमेंट के करीब था कि 3.67% एनरिचमेंट के ऊपर डील कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि इसराइल पुश कर रहा था ट्रंप को और वो धक्का मार के उनको इस जंग में ले आया, और अब वापसी के लिए ट्रंप के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो किसी तरीके से एक ऐसी एग्रीमेंट के ऊपर आ जाए जिसको वो अमेरिकी अवाम को बेच सके। अमेरिका में जितनी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन सब का ख्याल तो यही है कि जो 2015 की ओबामा वाली डील है ये उससे बदतर डील ट्रंप ने हासिल किया। लेकिन ट्रंप कहते हैं कि नहीं, ओबामा ने सारा कुछ दे दिया था, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन मेरा अपने आज़ाती तौर पर तजिया यही है कि इस जंग में ईरान ने बहुत नुकसान उठाया, बहुत जानें गई हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो विनर है इस सारे प्रोसेस का, इस जंग का, वो बातचीत की मेज़ के ऊपर ईरान जो है वो कामयाबी के साथ उठाए। जंग के मैदान में भी उसने जम के खड़ा रहा, बहुत सारी शहादतें उठाई हैं उसने, लेकिन ये नहीं हुआ कि एक सुपर पावर आई थी तो उसके आगे घुटने टेक दिए, बल्कि जम के खड़े रहे हैं वो। उनकी वॉर स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी, डिसेंट्रलाइज्ड अरेंजमेंट था, टनल्स बनाई उन्होंने अंडरग्राउंड जहाँ से मिसाइल वो फायर करते रहे। इसी तरीके से उनके जो ड्रोन्स थे वो बहुत इफेक्टिव थे। ना उनके पास इफेक्टिव बहरिया थी, ना उनके पास इफेक्टिव एयरफोर्स थी, ना उनके पास एंटी एयर डिफेंस सिस्टम था, लेकिन ये दो चीज़ें थीं, ड्रोन्स और मिसाइल, जिसके बुनियाद के ऊपर उन्होंने अमेरिका को कदम आगे बढ़ाने नहीं दिए बल्कि रोके रखा। हुर्मुज़ उन्होंने ब्लॉक की, वेपनाइज किया पूरे प्रोसेस को, इंटरनेशनल वाटरवेज़ को। और यही वो मरला था जहाँ पर यूरोप भी दूर हो गया और अमेरिका को लगा कि नहीं, अब इससे आगे बढ़ने का कोई और रास्ता नहीं है, तो बेहतर यही है कि मुआहदा ही कर लेते हैं। JD वैंस के दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। एक तो उन्होंने जो ईरान के साथ टॉक्स प्रोसेस में जो अचीवमेंट है बात की है, और दूसरा उन्होंने फील्ड मार्शल के ऊपर एक कमेंट किया। पहले सुन लें ईरान के ऊपर क्या कह रहे हैं, दिखाइए। Yesterday was a very, very good day. We made a lot of good progress. We did exactly what we wanted to do. We wanted to build a mechanism for keeping the Strait of Hormuz open. It is open. We also wanted to build a mechanism, a similar mechanism, for deconfliction for the regional ceasefire. If there is shooting, if Hezbollah fires at Israel, or if Israel responds, if there are other conflicts that arise in the region, we're actually talking to each other and figuring out how to stop the shooting. The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. Our teams working with the Iranians, the Qataris, and the Pakistanis made great progress yesterday. They will continue to work at the technical level. We laid a very good foundation for a successful final deal. दूसरा उनका कमेंट एक हल्के फुल्के अंदाज में लेकिन बहुत हक़ाइक़ के करीब है। उन्होंने कहा इंडिया और पाकिस्तान में दो लोग मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। इंडिया, उनकी एहलिया का ताल्लुक़ इंडिया से उन्होंने कहा मेरी बीवी, और पाकिस्तान से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और वो कहते हैं कि पिछले 3 माह में मैंने जितना फील्ड मार्शल से बात की और लगता है मैंने किसी से बात ही नहीं की। दिखाइएगा। To his Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad. I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. We would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat.
इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं जौहर सलीम साहब, साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, हुमायूं अहमद साहब हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और बैरिस्टर अकील मलिक साहब हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं कानून और इंसाफ के। सबको वेलकम करते हैं। बैरिस्टर साहब, आप हज करके आए और आपकी दुआएं रंग लाई हैं कि इस इलाके से जंग टल गई है। आपको दोनों चीज़ों की मुबारक हो। शुक्रिया। आप आने वाले दिन क्या देखते हैं पाकिस्तान के लिए? कल ईरानियन प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान आ रहे हैं, तो इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर पाकिस्तान एंड द रीजन एज ए होल। बिस्मिल्लाह मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देखें, दिस इज़ हिस्ट्री इन द मेकिंग कि पाकिस्तान की सफारतकारी और जो सालसी पाकिस्तान ने की है, और वो वाकई एक मिसाली सालसी है, क्योंकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और जितनी उनके साथ टीम है, जिसमें DPM इसाक डार साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं, ये पूरी अपनी टीम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई और मुल्क नहीं कर सकता था। एंड दिस वाज एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट दिस डन। आपने देखा कि इरानियंस जा नहीं रहे थे, फिर यहाँ से मोहसिन नकवी साहब तेहरान गए, फिर उनके साथ वो वहाँ पे बर्गनस्टॉक पहुँचे। 18 घंटे कल जो है मुतवातिर तौर पे वो नेगोशिएशंस क्वाड्रेटरल बायलैटरल उस पर वो चलती नहीं, और मुख्तलिफ फॉर्मेट्स पे वो तमाम तर मीटिंग्स भी हुई, मुलाकातें भी हुई, और एक कांस्टेंट इंगेजमेंट रही। तो ये इसका फल जो है, इसका समर जो है, वो वाकई सेहरा जो है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म के नाम जाता है कि एक टीम के साथ जो मिल के उन्होंने कामयाबियाँ और पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार जो बढ़ा। अभी भी देखें, इसका एतराफ़ वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस भी कर रहे हैं। ईरानी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर से लेके, उनके स्पीकर से लेके, उनके लीडर से लेके, वहाँ पे प्रेसिडेंट से लेके, कल जो मसूद पेज़ेश्कियान साहब का बिल्कुल वो भी आ रहे हैं, और उनका डे लॉन्ग जो है विज़िट होगा, और उसमें जो पाकिस्तान के लिए अप्रिसिएशन है, ये क्योंकि वज़ीर आज़म की दावत थी, उन्होंने कहा कि आप जल्द पाकिस्तान का दौरा करें, और पाकिस्तान का वो दौरा कर रहे हैं। डे लॉन्ग विज़िट है उनका, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो स्ट्रैचर है, जिसमें कहा जाता है कि कमिटी ऑफ द नेशंस में वो मकाम, वो स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने वो हासिल कर लिया है, और उसके साथ जो उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं और बाकी जो बेहतरियाँ हैं, जो और मज़ीद प्रोग्रेशन है और प्रोग्रेस है, वो इंशाल्लाह हम करेंगे, और उसकी तरफ हम रवां दवाएँ। हुमायूं साहब, आप फरमाइएगा, एक वक्त था कि मुझे लगता था ये हमारे जो दोस्त भाई हमसाया अरब मुल्क है इस इलाके में, उनसे भी हम थोड़ा सा दूर लगता था, हो गया, बहुत आइसोलेशन सी आ गई थी। मार्का हक के बाद तब्दीली आई, कुछ गर्मजोशी पैदा हुई, लेकिन ये ईरान वाले मामले में एक लीडरशिप रोल था जो पाकिस्तान ने दिखाया, मुस्लिम उम्मा के लिए भी और अमन के लिए भी। आप देखते हैं कि आने वाले महीनों सालों में पाकिस्तान कंसोलिडेट करेगा, गेन करेगा, कैपिटलाइज करेगा इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्ताइन। एक्चुअली इसमें कोई शक नहीं, जैसे JD वैंस सारे कह रहे हैं कि ये सारा इसमें किरदार, मेन किरदार जो है ये फील्ड मार्शल साहब का है, एक ही बंदे का, वो लीड रोल में वही थे, उन्हीं के इंटरेक्ट कर रहे थे। JD वैंस हम साथ प्राइम मिनिस्टर साहब को वैसे नथी कर रहे, वो साथ कह देते, वो वैसे कह देते हैं, लेकिन है एक ही रोल। सो लेट्स गिव दैट वन पर्सन द रोल, ठीक है। सो बाकियों को साथ अटैच करने की जरूरत नहीं है। तो इट्स सिंगल हैंडेडली उन्होंने किया और कर भी रहे थे। तो दूसरी चीज़ ये कि ये याद रखें, हिस्ट्री में बहुत कम ऐसे टाइम आता है कि जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप उसको सीज कर लेते हैं। यही इसी तरह मेरे ख्याल में 1878 था कि जिसमें जब बिस्मार्क और ये सारे वहाँ पे हो रहे थे, जिसमें डिसरायली को एक मौका मिला था, और उसमें उन्होंने वो सारी नेगोशिएशन सीज की थी, और उस वक्त उनको बिस्मार्क ने वो कहा था कि ही इज़ द मैन, ठीक है। इसी तरीके से इस पूरे उसमें पाकिस्तान ने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी को सीज किया और उसको फाइनलाइज किया। सो hats off. But I'm very excited. I'm excited for the reason कि जैसे ईरान के ऊपर से सैंक्शंस ख़त्म हो रही हैं, पाकिस्तान के नेक्स्ट डोर नेबर है, उनका जो गैस है वो $0.03 के लिहाज से मिल रहा है पर लीटर के लिहाज से, जबकि हम कतर से मंगवा रहे हैं $0.58 के लिहाज से। तो हमें उस गैस से जान छूट जाएगी जो इससे ऑलमोस्ट $0.5 एक्सपेंसिव है पर लीटर के लिहाज से। सो दैट इज़ व्हाट इज़ अ ह्यूज थिंग दैट पाकिस्तान कैन गेट। नंबर 2, अच्छा अब ऑयल में ठीक है, मैं मानता हूँ कि जो आपका पेट्रोल है वो यहाँ का बहुत अच्छे क्वालिटी वाला नहीं है, लेकिन डीजल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और डीजल पाकिस्तान जो है ना, तकरीबन अगर हम ओवरऑल जो $14 बिलियन का जो हम मंगवाते हैं उसमें 55% जो है वो डीजल है
और 45% जो है वो तकरीबन ऑयल है। तो वहाँ पे हम इनसे ले सकते हैं। अगेन उसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ना तो आपको बहुत लंबा तरीका लेना पड़ेगा, आराम से आपको कर सकते हैं। और फिर जब इस मसले के अंदर रीजनल स्टेबिलिटी भी आएगी, जो बॉर्डर के इर्द गिर्द स्टेबिलिटी आएगी, तो आपके पास बहुत आसानी हो जाएगी चीज़ों को लेकर जाने के लिए। सो आई एम एक्चुअली वेरी वेरी एक्साइटेड कि ये देखते हुए कि इससे अच्छा बाकी चीज़ें होंगी और तिजारत भी होगी, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा, देखिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो सरमाया है वो चला जाता है। फिर इसको आप डॉलर की बजाय लोकल करेंसी भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें देख के आई रियली एम वेरी एक्साइटेड कि वो हो जाए। आई होप कि इसके साथ वो काम ना किया जाए जैसे अभी वो बिल के साथ हुआ था कि भाई आपने ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ना हुआ तो ये जुर्माना होगा। और या जो IPPs के साथ, या जिस ज़माने में मेरे ख्याल में सर जानते भी होंगे, वो मेरे ख्याल में क्या नाम था, यूनुस दाहा साहब थे, उन्होंने मना भी किया था कि भाईजान खुदा के लिए ये कोल वाला काम ना करना, खुदा के लिए LNG वाला काम ना करना, खुदा के लिए ये IPPs वाला काम नहीं करना। इन्होंने फिर भी कर दिया। आज हम भुगत रहे हैं। जितना हम लोग डिफेंस को बजट देते हैं, उतने का हम उस एक गलत मुआहदे की वजह से हम लोग सब कर रहे हैं। जौहर, सब पहले तो मुआहदे के हवाले से अब थोड़ा सा तजिया आपका हो जाए, क्योंकि इसराइल एक स्पॉइलर के तौर पर बैठा हुआ है। अभी भी वो कह रहा है कि वो बैरूत से निकलेगा नहीं, बैठा रहेगा जनूबी बैरूत में, कुछ भी होगा तो वो जवाब देगा। स्पॉइलर बहुत बड़ा सर पे है। इन्होंने मैकेनिज्म की बात की है कि कमेटी बनाते हैं ताकि कोई मिसाइल फायर होता है, इसराइल अटैक करता है तो वहीं उसको सॉर्ट आउट कर डीकन्फ्लिक्शन का। क्या देखते हैं आगे? देखिए, मैं समझता हूँ एक तो खैर ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ट्रायम्फ है पाकिस्तान का, जिस तरह बिल्कुल अभी कहा गया, और उसमें कोई शक ही नहीं है। अब जहाँ पे हम हैं, इट्स अ मच बेटर प्लेस जहाँ पे कुछ अर्सा पहले थे, उससे बहुत दुश्वार एक रास्ता जो है वो गुजार के इस जगह पे पहुँचे हैं, लेकिन आगे भी आसान नहीं है। बिकॉज इसराइल तो है ही स्पॉइलर, उनको तो सूट ही नहीं करता किसी तरह से ये मुआहदा। बिकॉज उनको सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम क्या है, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि जो रिसोर्सेज जो है ना ईरान को जब मिलते हैं, तो वो समझते हैं कि ये रिसोर्सेज अपनी मिलिट्री कैपेसिटी पे खर्च करेंगे और वो प्रॉक्सीज पे करेंगे। तो इसलिए वो तो कोशिश करते रहेंगे इसको डिस्टेबलाइज करने की। दिल बी ए कांस्टेंट फैक्टर ऑफ इंस्टेबिलिटी इसमें। लेकिन साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि जो दाखिली सियासत है अमेरिका की, दाखिली सियासत ईरान की जो है, वो भी इम्पैक्ट करेगी आने वाले दिनों में, इस सारे प्रोसेस पे असरअंदाज होगी वो भी। तो इसलिए ईरान में इंटरनली क्या देखते हैं, क्योंकि वहाँ तो एक नवंबर का इलेक्शन है, वो पता है हमें कि वहाँ किस तरह की डेवलपमेंट होगी, एक डेमोक्रेटिक रूट्स भी उनकी स्ट्रांग है। ईरान में IRGC बड़ा एक तगड़ा ताकतवर ग्रुप है, बिल्कुल। तो वो मुश्तबा के साथ कोऑपरेटिव अरेंजमेंट रहेगा, मुश्तबा खामेनाई के साथ, या मुश्तबा को भी टाइम लगेगा कंट्रोल हासिल करते हुए? देखिए, IRGC फैक्टर अपनी जगह पे बिल्कुल। असल चीज़ तो यह है कि जो हार्ड लाइन एलिमेंट जहाँ पे भी IRGC के अंदर भी है और उसके बाहर भी है, क्योंकि हालांकि ये इतनी फेवरेबल टर्म्स हैं, सारे मुबसरीन कह रहे हैं और मैं भी यही समझता हूँ कि ईरान के लिए ज़्यादा फेवरेबल टर्म्स हैं। ये JCPOA से बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर, उसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए। लेकिन जो है फिर भी ईरान के अंदर तनकीद भी हो रही है, कुछ प्रोटेस्ट भी हुए हैं, और जो मुश्तबा खामेनाई ने भी देखे, उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा ये मेरा व्यू पॉइंट नहीं था, ये मेरा व्यू नहीं था कि इस तरह करें, लेकिन सदर पेज़ेश्कियान के कहने पे मैं कर रहा हूँ। तो वो है ईरान के अंदर अभी भी वो टसल जो है थोड़ी सी, जिस तरह मैं कहता भी रहा हूँ कि मुबसरीन नहीं मानते थे, लेकिन अब तो ज़्यादा ऑब्वियस हो गया, वो चलती रहेगी। अमेरिका के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा मुखालफत आगे आने वाले दिनों में होगी। फिर इजराइलीज़ क्या करेंगे? देखिए, उनकी लॉबीज़ हैं, कांग्रेस के अंदर भी हैं, कांग्रेस के बाहर भी हैं, मीडिया में भी हैं, उनकी जो है इंटेलिजेंशिया में भी है, एकेडमिया, वो भी इसको एक्टिवेट करेंगे। तो प्रेशर्स आएंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। फिर एक और चीज़ है कि इस वायदे में है क्या, देखिए ना, इस वायदे का मॉडल, मैंने तो उसको कहा कि ये बाय नाउ पे लेटर मॉडल है, कि शुरू में ईरान को काफ़ी सारी कंसेशंस दी गई हैं, और मैं पहले कहता भी रहा हूँ कि जब तक ईरान को वो नहीं मिलेंगे डॉलर्स शुरू में, इन टर्म्स ऑफ जो उनके एसेट्स अनफ्रीज होने, उनके अपनी डॉलर्स हैं वो, और साथ ही साथ उनको सैंक्शन रिलीफ नहीं मिलेगी, वो नहीं करेंगे, और वही हुआ। अब उनको मिल गई है, लेकिन आने वाले दिनों में उनको कंसेशंस करनी होगी न्यूक्लियर इशू पे। अब वो कितनी करते हैं, क्योंकि आखिर को देखें, ट्रंप को भी सेलिंग पॉइंट चाहिए। अब वो 0% एनरिचमेंट की बात करता रहा है, वो जो सस्पेंशन की विंडो है 20 साल की, 0 नहीं होगा सर, 3.67 पे जाएंगे। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो अगर उस पर नहीं जाएंगे तो ट्रंप के लिए कितना मुश्किल होगा उसको सेल करना फिर। तो इसलिए देखिए, ये इट्स नॉट गोइंग टू बी स्मूथ सेलिंग, आने वाले दिनों में भी काफ़ी प्रेशर्स आएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप जब ये वाला मॉडल अपनाते हैं कि जी बाय नाउ पे लेटर, तो आप एक किस्म की एक ना इंसेंटिव सबके लिए क्रिएट कर देते हैं। ऑलरेडी आपने इंसेंटिव ईरान के लिए भी क्रिएट कर दिया, अमेरिका के लिए भी, क्योंकि देखें वो, और फिर सारों के लिए आप नए हॉर्मज़ के खुलने से, तो वो इंसेंटिव जो है
4 रुकनी, अब 4 फ्रीक बैठते हैं वहाँ पे मुज़ाकराती अमल के अंदर। ये इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट और पावरफुल इसका जो एलिमेंट है, तो पाकिस्तान और कतर उस मेज़ के ऊपर बैठेंगे। मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा था, वो अहम है। देखिए पाकिस्तान का रोल जो इससे पहले रहा है वो आगे भी होगा, मैं समझता हूँ उतना ही अहम होगा आगे भी। अब तब तो खैर उन्होंने इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स भी बना दिए, क्योंकि इस प्रोसेस को जो है कई बार आगे भी रेस्क्यू करना पड़ेगा, और इसीलिए पाकिस्तान का और कतर भी पाकिस्तान के साथ है, और दूसरे मुल्क भी। मैं समझता हूँ सऊदीज़ का रोल भी होगा आइंदा वाले दिनों में। चाइना का वो थोड़ा बिहाइंड द सीन्स रहते हैं, लेकिन उनकी तायद बड़ी जो है तो। लेकिन जो है ना, मैं इम्कानात अच्छे समझता हूँ कि जो एक फाइनल डील के एक जो ग्रैंड बार्गेन जिसको कह रहे हैं, अगर वो हो जाता है तो डिस्पाइट द फैक्ट कि ये ज़्यादा टिल्टेड है ईरान की तरफ थोड़ी टर्म्स, वो एक विन विन सिचुएशन होगी सबके लिए। जब बैरिस्टर साहब, जो पाकिस्तान का इस इलाके में गोइंग फॉरवर्ड रोल है, वो एक इमर्ज करके एक लीडरशिप रोल आया है इस सारे क्राइसिस के अंदर। आप देखते हैं कि पाकिस्तान उसके ऊपर कैपिटलाइज करेगा, क्योंकि हमें अपनी कुर्बत बरकरार रखनी है। यूएई से थोड़ी इसराइल की तरफ उनका बहुत टिल्ट है, लेकिन उनके उस रुझान के बावजूद हमें उनको जफा डाल के ही रखना चाहिए। हम यही डिप्लोमेसी, यही इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपके इसी में छुपे हुए हैं। लड़ाई वाली कैफियत नहीं होनी चाहिए, यारी दोस्ती भाईचारा वो बरकरार रखना चाहिए। हम कैपिटलाइज कर सकते हैं इस मौके पे, लेबर फोर्स अपनी भेज सकते हैं। कुवैत में कई सालों से बंद है, कुवैत से विंडो खोल सकते हैं। यूएई से कुछ बंदे आए हैं पाकिस्तान वापस, यूएई को दोबारा इंगेज कर सकते हैं। देखें, एक तो उस हवाले से तमाम तर मामला क्लैरिफाई किया मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने। जो लोग वापस आए हैं वो सारी वजाहत उन्होंने दे दी। मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन लोग वापस आए हैं, लेकिन उसके साथ जो कैपिटलाइज करना चाहिए इकोनॉमिकली, एंड नॉट जस्ट विद आवर नेक्स्ट डोर नेबर ईरान। मैं तो दिस वाज म्यूजिक टू माय ईयर्स एक्चुअली, जो डॉक्टर साहब ने बात की। और अच्छा, डॉक्टर साहब का ये स्टेटमेंट जो है, मैं इनको कह रहा हूँ कि बड़ी खबर के तौर पर चलाएं। ये इस मामले में इन्होंने कुछ रोक के नहीं रखा, होल्ड बैक नहीं किया। उन्होंने 100% उनको क्रेडिट दिया कि फर्द वाहिद का क्रेडिट है, दें। मैं यही कह रहा हूँ कि दुनिया के साथ साथ जेडी वैंस के साथ साथ डॉक्टर साहब भी जो है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के गर्विदा हो चुके हैं। और अब तो आपको इनका सारी पीटीआई भी अब वो गर्विदा हो आपको इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल शुक्रिया, शुक्रिया। डिजर्व करते हैं, फौज हमारी है। अब यही कहा जाता है कि आप जिस किस्म की, अगेन वो एक पॉलिटिकल सफेयर में बात चली जाएगी, हम यही कहते हैं कि इदारों के सरबराहान को, इदारों को टारगेट मत करें। उनका देखें, ये फौज हमारी है और हमने जो है इस मुल्क के दिफा के लिए, दिफा कहीं भी हो, पूरे पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं वो सबका दिफा होता है। तो पॉलिटिकल बातें जो है वो पॉलिटिकल बातें पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पे करें, लेकिन बरकैफ अब देर आए दुरुस्त है, अच्छी बात है, समझ इनको आ गई। लेकिन जो इकोनॉमिकली, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसमें देखें पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक तो ईरान के साथ आपके जो बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर है, जब आपकी सैंक्शंस जो हैं, यूएस की सैंक्शंस ख़त्म होंगी उसके साथ फॉरेन जो आपका ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग गैस पाइपलाइन वाला तमाम तर मामले, जैसे डॉक्टर साहब ने भी उस पर रोशनी डाली, उसके साथ तेल के अलावा जो ट्रेड है, एलएनजी का रेट बता रहे हैं, जो इरानियन गैस है वो उससे बहुत सस्ती पड़ती है, क्योंकि पाइपलाइन उनकी बॉर्डर पे आई हुई है, आपने अपने सिस्टम से कनेक्ट कर लेनी है। इसी तरीके से उनका वो पेट्रोल वाली जो स्मगलिंग से वो डिंकियां आती हैं रोज, वो गाड़ियों पे वो छोटी छोटी टैंकियां, ये अपॉर्चुनिटीज है ना। आप व्हाइट ऑयल पाइपलाइन बिछाएं, सिस्टम से कनेक्ट करें, मोस्ट इकोनॉमिकल वे। अपॉर्चुनिटीज हैं और ये अपॉर्चुनिटीज को हमने जो है इस पे बिल्डअप करना है, और ये अपॉर्चुनिटीज को हमने अपने हाथ से नहीं जाने देना। ईरान के साथ जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ या जो हमारी एक इकोनॉमिक ट्रेड या उसके साथ जो बाकी चीज़ें चलनी है वो तो चलें, उससे तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा ही होगा, और उसका एंड बेनिफिट जो है वो पाकिस्तानी अवाम को मिलेगा। तेल की कीमतें और कम होंगी, गैस की कीमतें और कम होंगी, गैस पे जो कहा जाता है कि गैस की किल्लत है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और उसके साथ साथ जो आपकी ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट है या वहाँ से जो गुड्स की जो एक ट्रेडिंग है वो भी रहेगी, फॉर्मल हो जाएगी, फॉर्मल हो जाएगी, इनफॉर्मल से फॉर्मल हो जाएगी। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने जिस तरफ रोशनी डाली मलिक साहब, वो ये है कि रीजनली अगर आप इसको देखें तो पाकिस्तान अब उस पोजीशन पे आ चुका है, एट अ पोजीशन ऑफ लीडरशिप एंड पोजीशन ऑफ पावर एज वेल, कि आप बाकी दीगर ममालिक जो हैं, चाहे वो आप अपनी वर्क फोर्स, लेबर फोर्स को, और वो अनस्किल्ड नहीं चाहते। अब मसला ये है कि स्किल्ड लेबर फोर्स, और उसके लिए खासा जो है हुकूमत काम भी कर रही है। अब हमें लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि आप हुनर हासिल करें, हुनर लें, क्योंकि हुनर के बगैर ये तमाम तर ममालिक गल्फ में भी जो हैं या दीगर भी जो हैं, कोई एक बंदा भी नहीं ले रहा। तो हुनर होना ज़रूरी है, और हुनर अगर नहीं है तो हुनर सीखें, क्योंकि हुकूमत वो मौके फराहम कर रही है। हुमायूं साहब, इसके ऊपर आई थिंक एक अगर ये हुकूमत थोड़ा सा बड़े दिल का मुजाहरा करे और एक ऐसी कमेटी कायम करें जिसमें सारी पार्टीज़ हों,
और लेबर फोर्स एक्सपोर्ट्स और रीजनल ट्रेड, इसके ऊपर नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें। बहुत अपॉर्चुनिटीज है इस मौके के ऊपर जी, अगर हम मिस ना कर दें बस। इसलिए मैं इन्होंने क्या, देखिए आई एम नॉट अ हिपोक्रेट। अगर मैं समझता हूँ एक शख्स ने किया है, उसका काम हुआ है, आई विल गिव हिम द क्रेडिट। इससे मैं उनका गर्विदा नहीं बनता। आई डू डिसएग्री विद लॉट ऑफ हिज पॉलिसीज विच इज़ मेनली अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। if it is there, I don't agree with that. So I'm not a person जो कि यहाँ पे आके कुछ करे, पीछे का कुछ, जो करना है सामने बात करनी वो चीज़ है। आपने जो अभी बात की है ना कि बड़े दिल का, देखिए बड़े दिल के साथ एक अच्छा दिमाग की भी ज़रूरत है। वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ी बहुत कमी है उधर, क्योंकि वहाँ पे वो ऐसी वो पॉलिसीज़ ले आते हैं कि जिसमें सारे लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं। अभी वो जो टावर्स वाली आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल अहमकाना पॉलिसी है जिसने बनाई है। एक नहीं है, मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। अहमकाना शुरू से लेके आज तक ये उसी अहमकाना डिसीजंस की बात है कि जब आतिफ मियाँ साहब कहते हैं, और उन्होंने ख़ास तौर पे आप दोबारा देख लेना, उन्होंने 1984 से लेके, ये लोग, इनकी पैदाइश 1985 में हुई थी, तो जब ये लोग अभी वो थे ना, वूम में थे ना, वो आर्मी की वूम में थे, उस वक्त से लेकर उन्होंने 2018 तक, खास तौर पे 2018 तक उन्होंने पूरा किया। उन्होंने कहा इस दौरान में पाकिस्तान जो 1984 में पूरे रीजन में सबसे आगे था, पाकिस्तान 90, और इसके बाद ये दोनों एक के बाद दोनों आगे आते रहे। 2018 में पाकिस्तान अपने रीजन में सबसे पीछे रह गया। अब हम फास्ट फॉरवर्ड कर लेते इन 4 सालों में, जिसमें इन दोनों को हम इकट्ठे लेकर आ गए। मतलब 2 वो हुकूमतें जिन्होंने अपने अपने टाइम में पाकिस्तान को डबोया है, थोड़ा थोड़ा करके, जब उनको इकट्ठे लेकर आए तो ये मल्टीपल इफेक्ट हो गया। क्यों? इन 4 सालों में पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है 50 साल कम तरीन पे चली गई। हिस्ट्री की लोएस्ट है, हिस्ट्री की लोएस्ट है। 1970 से पहले के इन 4 सालों में, अच्छा फज फिगर्स करने क्या करते हैं, इन्होंने जो पॉवर्टी उठाई है वो 2018-19 की उठा ली है कि 21.7 पे थे। इन्होंने 2021-22 की नहीं उठाई, जो 18.3% थी, उसको उठा के इन लोगों ने शो किया कि हम लोग 29% है। किस लिहाज से कि जी 8,500 वाला बंदा भी जो है ना वो अमीर है। अब उसमें ये लोग देते रहते कि यार उसके कम से कम कैलोरीज तो आ जाती है। यार मुझे कोई बता दे कि डेली के लिहाज से, कैलोरीज के लिहाज से 2500-3000 कैलोरीज के लिहाज से करके देखे, मुझे बताए कि 8,500। जो अभी लेटेस्ट सर्वेस है उसके मुताबिक तो हमारी जो पर कैपिटा फूड इनटेक है ना, जिसमें मीट आपकी, पल्सेस आपकी, राइस आपकी, वीट, वो डिक्लाइन कर गई, सब कुछ डिक्लाइन कर गया। अच्छा फिर एक और इन लोगों ने 2 नंबरी की है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये लोग करते हैं। आप जब कहते हैं ना बड़ा दिल होना चाहिए, बड़ा दिल इनका सिर्फ ये है कि भाई पैसों के ऊपर उसकी तस्वीर लगा दो, इसके ऊपर वो कर लो। और वो भी मेरे ख्याल में वो सारा बानो ने बड़ी प्यारी बात की है। उन्होंने कहा पैसों पे तस्वीर वाला मामला संजीदा है कि मजाक है? सुने नहीं, बंदे ने कहा है। अच्छा वो सारा बानो साहब ने उस पे एक बात की, नहीं जोक नहीं है, पार्लियामेंट में हुआ है सर जी, क्या बात कर रहे हैं? लेकिन कुछ छाप सकता है कायदे आजम की जगह पे, कुछ सुन ले सारा बानो साहब ने कहा है, खुरम साहब ने ये बात की है, सारा बानो साहब ने उसको मजाक के तौर पे कहा है कि वो इसलिए किया है कि जो ही आप 5,000 का नोट निकालेंगे तो उसमें से आवाज आएगी मुझे क्यों निकाला, आप वापस जेब में डाल दोगे, उससे बचत हो जाएगी पाकिस्तान में पैसों की। ब्रेक ले हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जॉर्ज साहब, ये जो इलाकाई ममालिक हैं इनके आइंदा के तल्लुकात आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस ईरान जंग के बाद एज इट इज़ तो बात आगे नहीं चलेगी, कुछ नई अलाइनमेंट्स बननी है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जैसा मैंने पहले भी इस पर कहा है कि एक तो मेरा ये ख्याल नहीं कि अमेरिका इस रीजन से कुछ चला जाएगा। वो बेसिक डिफेंस आर्किटेक्चर जो है वो रहेगा, वही जो उनकी बेसिस भी वहीं पे रहेंगी, लेकिन वो चाहेंगे अब इसको मल्टीलेयर्ड करना। अगर मल्टीलेयर करना है तो उसमें पाकिस्तान का रोल भी होगा, उसमें तुर्किया जैसे मुल्कों का रोल भी होगा, और लेकिन साथ ही साथ उसमें ईरान के साथ भी रेप्रोचमेंट करनी होगी। और वो सिर्फ ये नहीं कि चलें सऊदी की तो एक चीन ने करवाई थी जो कि बाद में वो भी चलें इस जंग की वजह से प्रॉब्लम्स का शिकार होगी, पर आई थिंक एक लार्जर करनी पड़ेगी सारे गल्फ कंट्रीज़ की। उसमें फिर चाइना का भी जो है एक इनडायरेक्ट रोल हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल, और पाकिस्तान का, बिकॉज देखें ये सारा प्रोसेस जिस तरह पाकिस्तान ने कराया और पाकिस्तान को जिस तरह देखा जा रहा है एक स्टेबलाइजर के तौर पे, एक रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पे, तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद जो एक फ्रेमवर्क बनेगा सिक्योरिटी का, जो कि एक मल्टी लेड आई वुड से जो फ्रेमवर्क बनेगा, उसमें पाकिस्तान का रोल काफ़ी अहम होगा। लेकिन जो सर मेरा जो असल, मैं दोहरा लेता हूँ सवाल को, मेरा जो एक दिली ख्वाहिश है, सवाल भी है और दिली ख्वाहिश भी है, एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें पाकिस्तान के दहाइयों के बाद, कुवैत का नाम मैंने इसलिए लिया था कि वहाँ पे पाकिस्तानियों को वीज़े भी बंद हुए हुए थे, तो देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि हम उसके ऊपर काम करें
यहाँ से लेबर फोर्स, बेरोज़गारी है, लोग भेज सकते हैं, ट्रेडिंग आपकी बढ़ सकती है, यूएई के साथ मसाइल हैं उसको ठीक कर सकते हैं। वीज़ाज़ के इशूज़ सऊदी अरब के साथ हैं जिसके साथ हमने स्ट्रेटेजिक डील की हुई है, वहाँ पे भी वीज़ा के इशूज़ हैं, इवन आईटी प्रोफेशनल्स के वीज़ाज़ के इशूज़ हैं। तो हमें इन चीज़ों को अब सॉर्ट आउट करने के लिए इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, आपकी जो ख्वाहिश है मेरी भी ख्वाहिश है, देखिए वो तो बिल्कुल हो सकता है, बल्कि इन सारे मुल्कों के साथ भी, ईरान के साथ भी, लेकिन मैं उसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एक देखता हूँ। वो क्या है? ये अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को रीब्रांड करने की, क्योंकि आज की जो दुनिया है ना, ये कंट्री ब्रांड्स की दुनिया है। इसमें अगर आपका कंट्री ब्रांड सही नहीं है तो यू कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द जो इंटरनेशनल जो ग्लोबल लूप है ना, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और टूरिज्म का। अब देखिए पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, बहुत ही कम। उसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह उसमें पाकिस्तान का कंट्री ब्रांड नहीं है उस तरह का। इसी तरह पाकिस्तान की ट्रेड जो है स्टैग्नेंट है बिल्कुल। बांग्लादेश की ट्रेड हमारे से कहीं ज़्यादा है, बाकी मुल्कों की देख लें, हिंदुस्तान तो खैर आबादी 6 गुना ज़्यादा है, लेकिन उनकी ट्रेड हमारे से 20 गुना ज़्यादा है। तो वो देखें, ये हमारे लिए एक मौका है पाकिस्तान को, क्योंकि अब दुनिया पाकिस्तान को एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देख रही है, तो पाकिस्तान को रीब्रांड करें और पाकिस्तान को जो ग्लोबल लूप ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म उसमें लेके आए। तो मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ। लेकिन अगर वो हमने करना है तो हमें फिर सिर्फ फॉरेन पॉलिसी पे आप रिलायंस नहीं कर सकते, फिर आपको डोमेस्टिकली भी बहुत सी चीज़ें करनी होंगी। आपको अपने जो है ना एक डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी होगी, आपको अपना जुडिशल जो है ना सिस्टम ठीक करना होगा, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट बेहतर करनी होगी, आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेहतर करना होगा, फिर ये जो टेररिज्म वाला मामला इस पर भी हमें कुछ ज़्यादा काबू पाना होगा। बहुत जो है ना वाइड बेस्ड हारनी चाहिए। और देखिए क्योंकि ये दोनों चीज़ें मिलेंगी आपस में तो फिर ही, बिकॉज देखिए पाकिस्तान वो मुल्क था इस रीजन का 80s तक 90s तक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में भी सबसे ऊपर था साउथ एशिया में। आज हम सबसे नीचे हैं। हमारी करेंसी इंडिया से स्ट्रांग होती थी। बिल्कुल, हमारी करेंसी इंडिया से 92 तक 90s तक स्ट्रांग थी। आज 3 गुना उनकी बढ़ गई है। बांग्लादेश का टका हमारे से आधा होता था रुपए से, आज वो हमारे से कितना ज़्यादा है, इस वक्त 2 गुना से ज़्यादा है। तो देखें, हमें इस वक्त ये मौका जो है इस चीज़ का नहीं है कि चलें छोटे छोटे फ़ायदे उठाएं, वो तो उठा सकते हैं, आप उठाएंगे भी। खलीजी मुल्कों से भी जो हमारे कनेक्टिविटी और ये जो बायलैटरल कोऑपरेशन या मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क में भी बढ़ेगी, वो बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा मौका ये है कि इस वक्त हम अपने आप को रीइन्वेंट करें, रीब्रांड करें, बाहर से भी और अंदर से भी। बैरिस्टर साहब, ये कुछ चीज़ें बुनियादी हैं, जैसे इन्होंने लीगल रिफॉर्म का, जुडिशल रिफॉर्म का जिक्र किया, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट का किया। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सिर्फ इसीलिए नहीं आती, तो इसके लिए आपको पॉलिटिकल हारनी चाहिए। अब बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आगे जाने के लिए रास्ते कई खोल सकते हैं, सियासी हमांगी चाहिए। देखिए, बिल्कुल आपने बात दुरुस्त की और मैं काफ़ी हद तक इत्तेफाक भी करता हूँ। जहाँ तक आपने रिफॉर्म्स की बात की, तो लीगल रिफॉर्म्स हम ऑलरेडी अंडरटेक कर रहे हैं अभी। बल्कि हालिया अगर आपको एक मिसाल दूँ तो कमर्शियल कोर्ट्स के ऊपर एक कमेटी जो है वज़ीर आज़म साहब ने वो उसका क़याम किया है। लेकिन 26वीं 27वीं तरमीम इसके साथ रिफॉर्म को नहीं आप जोड़ सकते, इसको लहदा करेंगे तो नहीं बिल्कुल। देखिए, कमर्शियल कोर्ट्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट की बात हुई ना, तो क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर क्या चाहता है, सबसे बड़ी बात है वो कहता है मेरे कॉन्ट्रैक्ट की सिक्योरिटी क्या है। रेकोडेक इज़ ए ह्यूज एग्जांपल फॉर अस उस सारी सिचुएशन में कि जो फॉरेन इन्वेस्टर आता है उसकी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट और उसकी इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन, ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। इसीलिए कमर्शियल कोर्ट्स, ताकि उनको जल्द जो है उनके अगर जो डिस्प्यूट्स हैं, और इसी तरह हमने अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR के मैकेनिज्म्स पे, जिस तरह मीडिएशन है, आर्बिट्रेशन है या दीगर चीज़ें हैं, उस पर भी हम काम करें। पॉलिटिकल हार्मनी की जो आपने बात की, बिल्कुल इसी पैराए में एक नहीं मुतअद्दिद बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान दावत दे चुके हैं। हम दावत कितनी दफ़ा दे चुके, ताली 2 हाथ से बचती है। एंड वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि इट टेक्स 2 to tango। यहाँ पे मसला ये कि हम जो हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे से ना हाथ आता है ना कोई और बात, वो बस बैठना ही नहीं चाहते। ये पूछें डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हैं कितनी दफ़ा। अब इस दफ़ा भी वज़ीर आज़म ने फाइनेंस के इन दिनों में जो बजट के मनी बिल के जो डिस्कशन, जो बजट की डिस्कशन जाके मिले, बातचीत हुई, पाटा और फाटा वाले इशू पे बैठे, राणा साहब बैठे, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब थे, एक आध और मेरे ख्याल से हमारी तरफ से वफाकी वज़ीर थे, वो जाके बैठे चकजई साहब के साथ। तो हम ये कहते हैं कि भाई बैठ के आपने हल निकालना है तमाम तर चीज़ों का। कुछ थोड़ी बहुत जो है आइस ब्रेकिंग हुई है किसी हद तक, मैं ये ज़रूर आपको कह सकता हूँ। अब आगे किस सिमत में वो बढ़ते हैं, क्या कोई पॉजिटिव उसमें पेशरफ्त होगी, कोई मूवमेंट होगी, ये अब देखने की ज़रूरत है। क्योंकि बजट 2 दिन रह गए, उसके बाद हो सकता है फिर सब मोरी का शिकार हो जाए, फिर ना बैठ सकें। देखिए, इस तरह है कि वो अक्सर जब छोटे होते हैं ना, वो हाथ आगे करता है, अगला हाथ में लाता है, अगला हाथ यूँ कर देता है। ये बेसिकली इनका ये करते हैं, ये काम करते हैं, ये करते यही है, ठीक है ना। अच्छा, फ़र्ज़ करें अब ना ऑन अ सीरियस नोट, आपने जो बात की वो मैं एज ए डॉक्टर मैं आपको बताता हूँ, मैं एक काम कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट काम कर रहा हूँ।
लेकिन मेरा दिल घबरा रहा है, मैं अंदर से ठीक नहीं हूँ, मैं अंदर से मेरा जिस्म एक बीमारी की वजह से ख़राब हो रहा है, मैं नहीं कर सकता वो काम, नो मैटर व्हाट आई डू मैं नहीं कर सकता। पाकिस्तान बिल्कुल एक इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल एक नए उस समत पे जा रहा है, विच वाज यू नो प्रॉब्ली 1960s के बाद आज पाकिस्तान को एक मौका मिला हुआ है जहाँ पे उसकी एक बड़ी इज्जत हो रही है। वी मस्ट सीज दिस अपॉर्चुनिटी। अब उसके लिए हमें अपने पर्सनल लाइकनेस डिसलाइकनेस को हटाना होगा। हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द पैरामाउंट बेसिक फंडामेंटल जो आपका स्टोन है ना, जो जिसको हम कह सके फाउंडेशन है, वो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। आप किसी घर में किसी प्रोजेक्ट में नहीं इन्वेस्ट करेंगे जहां पे दो भाइयों की लड़ाई हो रही है, कभी नहीं करेंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल्स है। अच्छा, यहां पे जो पावर ऑफ पीपल है वो इमरान खान के पास रेस्ट करता है, वो किसी और के पास नहीं रेस्ट करता। आप जो मर्जी कह लो, आपको यहाँ पे उस चीज़ को एड्रेस करना होगा, आपने परसिक्यूशंस ख़त्म करने होंगे। हम प्रोसिक्यूशन से हम नहीं डरते, परसिक्यूशंस खत्म करने के। ये जो बात है ना, आप मुझसे, मैं इनके साथ आज डिसएग्री करता हूं, कल मेरा नाम 4th स्केड्यूल में आ जाएगा, दिस इज नॉट अ राइट थिंग। ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है, ये आपके जो सिविल राइट्स है उसकी वायलेशन है, ये आपके पॉलिटिकल राइट्स की वायलेशंस है। मैं अगर आप पे तनकीद करता हूं, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। आप पे तनकीद, देखिए दो होते हैं, उस बंदे से बचो जो आपकी खुशामद करे, उस बंदे को अपने साथ बिठाओ जो आपको वो बताए जो आपको सुनना चाहिए, ना कि जो आप सुनना चाहते हो। ये बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसको लेकर चलो, अपने पर्सनल वो करो और इन चीज़ों को एड्रेस करो। अगर आप ये एड्रेस नहीं करोगे, आप नो मैटर व्हाट यू डू, ये चीज़ें कभी आगे नहीं फलेंगी फूलेंगी, नहीं फलेंगी फूलेंगी। दिस इज माय एक क्योंकि इन्होंने बात की, तो देखें हम परसिक्यूशन नहीं कर रहे, प्रोसिक्यूशन हो रही है। जो चीज़ें हुई उनकी, और मैंने ये 2 दिन पहले भी अपनी तकरीर में यही बात की, जब हमने चार्ज एक्सपेंस के ऊपर बात की, तो मैंने यही कहा बैरिस्टर साहब, जिस तरीके से जो नोयत थी ना नवाज शरीफ के ऊपर इकामा वाले मसले पे उसको जेल में डालने की, तो वैसे ही पॉलिटिकल नोयत के केसेस अब भी हैं। लेकिन तो आपको अल्टीमेटली पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए, वो जरूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब ने अजराए मजाक में ये जरूर चलते चलते ये बात कहूंगा, इन्होंने कहा कि दिल और तबीयत नहीं है तो मैं किस तरह करूं, तो मैंने कहा बिल्कुल एंटी डिप्रेसेंट भी मौजूद है, एंटी एंजाइटी भी मौजूद है, मसल रिलैक्सेंट भी मौजूद है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है ना, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कोई, दैट इज एग्जैक्टली माय पॉइंट। दे आर ऑलवेज ऑन द सेम, दे आर नॉट। ये अताई डॉक्टर और ट्रू डॉक्टर में यही फर्क है। हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात में कभी माजी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मजोशी रिसेंट पास में रही नहीं है। कभी उनको हमसे शिकवा रहा कि वो जिंडुल्ला इधर है, कभी हम कहते हैं कि BLA वाले उधर हैं, अटैक करते हैं फिर उधर चले जाते हैं। तो देर आर फ्यू एरियाज जिस पे हमें काम करना है। आई थिंक दोनों मुल्कों को अब आगे बढ़ के इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ईरान के लिए भी कि जुड़ जाए पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है, ये बहुत मौका है कि देखें जो पाकिस्तान ने ईरान के लिए इस वक्त किया है, किसी और ने नहीं किया जो पाकिस्तान ने। बिल्कुल, और जिस तरह के नारे लगे हैं, उनकी पार्लियामेंट में लगे हैं, उनकी सड़कों पे लगे हैं, इसके बाद बिल्कुल वो रंजिशें भी ख़त्म होनी चाहिए। और वैसे उस पर काफ़ी ज़्यादा काम पहले भी हो चुका है, बिकॉज वो देखें उनके सदर एक बार नहीं बार बार उनके एक सदर फिर दूसरे सदर आए, इतने ज़्यादा मुआहदात हुए, सारे काफ़ी सारी चीज़ें रुकी हुई थी सैंक्शंस की वजह से भी। अब अगर इंशाल्लाह ये सारा कुछ हो जाए, ग्रैंड बार्गेन हो जाता है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी इन दोनों मुल्कों के बीच में। और फिर मैं समझता हूँ कि उसके लिए जो देखें एक गुडविल जो होनी चाहिए दोनों तरफ, वो इस वक्त है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, और देखें ये ट्रेड जिस तरह पाकिस्तान ने ईरान की है, ये कई गुना ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह एनर्जी, हम एनर्जी डिफिशिएंट हैं, उनके पास एक्सेस ऑफ एनर्जी है। सऊदी अरब के पास तो सिर्फ तेल है, ईरान के पास तो जितना सऊदी अरब के पास तेल है ऑलमोस्ट उतना तेल है और उतनी गैस ही है उनके पास, और वो फिर हमारे हमसाए हैं। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और फिर हमारे जो कनेक्टिविटी के ख्वाब हैं सारे, उसमें भी ईरान जो है वो बीच में सेंट्रल रोल है उसका। Exactly. ये जो CPEC वाला प्रोजेक्ट है, इसके साथ वो जुड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत से, क्योंकि चीन का देखें ना, उनके साथ भी मंसूबा है, $500 बिलियन का मंसूबा है ईरान के साथ चीन का अगले 10 सालों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बिल्कुल हमें। जौहर सलीम साहब, हुमायूं साहब, बैरिस्टर अकील साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।